IITI की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, कुछ आधार पर हमने क्या किया था, जो सिस्टम था उनको डाइवर्ट किया था, जो संरचना के आधार पर थे और करंट कैपेसिटी के आधार पर थे, कनेक्शन के आधार पर थे, और अलग अलग बस बार का अरेंजमेंट देखा था कि हमारे जो बस बार होते हैं उनको हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फॉल्ट होता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली जो फॉल्ट आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वोल्टेज आ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा पहला फॉल्ट होता है वो मैकेनिकल फॉल्ट होता है, जो यांत्रिकी जो दोष होता है वो क्या क्या उत्पन्न हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो शक्ति प्रणाली में धारा रहित भागों से होने वाली टूटी फूटी त्रुटि विकृतियां यांत्रिकी दोष कहलाते हैं। यद्यपि यह दोष प्रत्यक्ष रूप में से शक्ति प्रणाली को वोल्टेज अथवा धारा को प्रभावित नहीं करता है, परंतु इनके निकटतम में भविष्य में विद्युत दोष उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल दोष के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा क्रॉस आर्म जो लगाया जाता है उसमें क्या होता है, नटों का ढीला हो जाना, इंसुलेटर जो होते हैं वो उनके जो कसाव हैं वो ढीले हो जाना, तो भविष्य में क्या हो सकते हैं कि धीरे धीरे वो क्या होंगे, नट खुलते चले जाएंगे, जिससे कि वो मैकेनिकल दोष के अकॉर्डिंग वो कभी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट उसमें आ सकता है। तो ये होता है मैकेनिकल फॉल्ट, यांत्रिकी दोष जिसे कहते हैं। फिर देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है। अब जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है उसके कुछ कारण भी हो सकते हैं कि किस कारण हो सकता है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि उसमें नट बोल्टों को टाइट ना किया गया हो, या तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया हो। तो ये त्रुटियां होती हैं कि जो हमारा मैकेनिकल दोष इन कारणों से उत्पन्न हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं। विद्युत दो प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रणाली के वोल्टेज अथवा धारा को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत धारावाही चालक का टूटना, परस्पर लिपटना या भू संपर्कित हो सकता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं, अब जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो फॉल्ट आएंगे उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे विद्युत दोष होंगे उसमें क्या होगा कि या तो हमारी जो सप्लाई होगी या तो टूट गई होगी, कहीं से वायर टूट गया होगा, या तो एक दूसरे से क्या हो गया, संपर्क में आ गए होंगे, या तो वायर का भू संपर्क हो गया होगा। ये फॉल्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं उनमें सबसे पहला होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट, तीसरा होता है अर्थिंग फॉल्ट, चौथा होता है मिक्सचर फॉल्ट। इतने टाइप के फॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉल्ट पाया होता है वो होता है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में हम ये देखते हैं कि जो हमारा फॉल्ट है वो कैसे होता है। तो विद्युत शक्ति प्रणाली में यदि किसी एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार खुल जाते हैं तो क्षति होने पर उसके अंग जो होते हैं पृथक पृथक हो जाते हैं। यह दोष खुला परिपथ दोष कहलाता है। इसे ब्रेकअप दोष भी कहा जाता है। तो इस टाइप के दोष जो होते हैं वो कहलाते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। जो ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं कुछ इस तरह होते हैं। तो अब ये ओपन सर्किट फॉल्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारा कोई कंडक्टर है, केबल हम डाल रहे हैं, उसमें क्या हो गया, केबल बीच से यांत्रिकी दोष के कारण क्या हो गया, खिंचाव के कारण टूट जाना। तो अगर टूट जाते हैं तब भी हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। या तो हम बियर वायर, ACSR वायर प्रयोग कर रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर रेनफोर्स वायर उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे वायर हैं कहीं से टूट गए होंगे, उनका जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो गया तो वो बाद में टूट सकते हैं। तो ये सब ओपन सर्किट दोष के अकॉर्डिंग आते हैं। अब ये ओपन सर्किट दोष उत्पन्न कैसे हो, क्या कारण हो सकता है कि हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। पहला तो तापक्रम होता है किसी संयोजन में खुल जाने के कारण होता है। तो जो तापक्रम होगा वो खुल जाएगा तब भी ऐसा दोष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा होता है अधिक खिंचाव के कारण चालक का टूट जाना। अगर उसकी जो तन्यता सामर्थ्य है वो अत्यधिक नहीं होगी तो वो टूट सकते हैं। फिर तीसरा होता है कि जो ओवरहेड लाइनें होती हैं वो आंधी तूफान की वजह से भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर यांत्रिकी दो आघात जो होता है वो क्षय या कट
कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो वायर है वो ओपन सर्किट हो जाता है। फिर नेक्स्ट फॉल्ट जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में हम ये देखते हैं कि जो वायर होता है वो एक दूसरे से आपस में, दो फेजों के वायर आपस में क्या होते हैं, जो ऐसे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट फेज फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होगा कि जो हमारे वोल्टेज होंगे उसमें क्या होगा कि हमारे जो भी कंट्रोलिंग डिवाइसेस होंगी, सेफ्टी डिवाइसेस होंगी, वो ऑलरेडी उस सर्किट को क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। इस स्थिति में उस सर्किट को पूरा क्लोज्ड कर देती हैं, जिससे कि हमारा कोई भी उपकरण जो होता है वो सही से जो फॉल्ट है उन तक ना पहुंचे और वो उपकरण क्या हो, खराब ना होने पाए। तो वो क्या कर देता है, उसको बंद कर देता। अब शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होने के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि भूमिगत केबल जो है तो उनका जो विद्युत रोधन है, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाए, पुराने होने के कारण वो कम हो जाना। जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो उसमें से जो उसकी रेजिस्टेंस होगी और वो कंडक्टर एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो कंडक्टर संपर्क में आएंगे तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। फिर दूसरा ये होता है कि अधिक झोल की स्थिति में तेज हवा चलने से जो ओवरहेड लाइनें होती हैं वो आपस में संपर्क होती हैं। मतलब अगर हमारा जैसे ये एक पोल हो गया और ये एक पोल हो गया, हमने एक वायर ऐसे लगाया है, दूसरा वायर भी इसी के अकॉर्डिंग लगाया है। अब क्या होगा, तेज हवाएं चल रही हैं तो ये दूसरे अधिक हम क्या करें, ढील, जितना रूल के अकॉर्डिंग ढील रखना है तो उससे अगर अधिक ढील रखते हैं तो क्या होंगे, एक दूसरे से ये वायर और ये वायर, मतलब आर फेस और बाई फेस एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। फिर जो ओवरहेड लाइनें होती हैं उनके चालकों के बीच में क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, पक्षी हो गए, बंदर हो गए, ये क्या होते हैं, एक ही साथ दो वायरों को पकड़ लेते हैं, तब भी ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर जो कभी कभी क्या होती है, जो वृक्ष होते हैं जंगलों में, हम जंगलों से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजार रहे हैं तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये हो सकता है कि जब तेज़ तूफान आता है, आंधी आती है, तो उसमें वो क्या गिर जाते हैं, उस कारण से भी शॉर्ट सर्किट होता है। फिर तीसरा फॉल्ट जो होता है अर्थिंग फॉल्ट कहलाता है। इस फॉल्ट के अकॉर्डिंग जो कोई भी वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से पृथ्वी भू से संपर्कित हो जाता है, तो वो कहलाता है अर्थिंग फॉल्ट। तो मतलब अगर हम सप्लाई डाल रहे हैं तो वो फेज जाके सीधे किस में हो, टूट कर क्या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वो ग्राउंडेड हो गया, वो कहलाता है अर्थिंग फॉल्ट। अब ये अर्थिंग फॉल्ट उत्पन्न कैसे होता है, पहला तो जो पिन जो इंसुलेटर प्रयोग करते हैं उनका टूट जाना, उनसे क्या होगा, अर्थिंग हो जाएगा, वो फूट जाएंगे। तो फिर दूसरा होता है कि भूमिगत जो चालक है उनकी आघात के कारण, जो भूमिगत चालक हैं उनको कोई भी अगर हम यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल रूप से अच्छे से बंद नहीं किया और तो क्या होगा कि वो टूट कर वो कंडक्टर जो होंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करा रहे हैं वो जाके किस में संपर्कित हो जाएंगे, भू में संपर्कित हो जाते हैं, ये कारण हो सकता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो ओवरहेड लाइनें होती हैं, तो जो हमारा क्या होता है, अगर हमारी ये ओवरहेड लाइन जा रही है यहाँ से और यहाँ से हमने इंसुलेटर लगाया है, इन इंसुलेटर को क्या किया है, अर्थिंग कर दिया है यहाँ से। अब क्या होता है कि ये ओवरहेड लाइन के वायर में और इस क्रॉस आर्म के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, अगर पक्षी बैठ जाते हैं तब भी वो अर्थिंग हो रहा है, क्योंकि उनके थ्रू होते हुए वो करंट या वोल्टेज करंट जो है इस पृथ्वी पर जाने लगती है। इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पक्षी से होते हुए कहाँ जाते हैं, अर्थ में, भूमि पर जाते हैं। ये अर्थिंग फॉल्ट होने के कारण हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट दोष होता है वो होता है मिक्सचर फॉल्ट। मिक्सचर फॉल्ट मतलब मिश्रण दोष। इसमें दो दोषों को एक साथ मिश्रण किया जाता है, जैसे कि अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा अर्थ दोष है और ओपन सर्किट दोष हो सकता है या तो फॉल्ट हो सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक दोषों का उपस्थिति होती है, वो कहलाते हैं मिक्सचर फॉल्ट, संयुक्त दोष कहते हैं। तो इसे उत्पन्न कैसे होता है, या तो हम जब जैसे जानेंगे, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा ओपन सर्किट दोष होता है तो वो कभी कभी तारों का टूट जाना होता है, शॉर्ट सर्किट में दोनों को आपस में टकरा जाना होता है, और अर्थिंग हो गया तो वायर कहीं से टूट कर ग्राउंडेड हो गया होगा, ये मिक्सचर फॉल्ट के होने के कारण हो सकते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्सिलरी डिवाइसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो ऑक्सिलरी डिवाइसेस में क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं उनको हम अगर क्या होता है, ग्राउंडेड हो जाता है
तो ऑक्सिलरी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जैसे लाइटनिंग अरेस्टर हो गए हैं, ये ऑक्सिलरी जो अतिरिक्त से कोई भी डिवाइसेस लगाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम आते हैं वो कहलाती हैं ऑक्सिलरी डिवाइसेस। जो अलग संयुक्त जो होती है सहायक सामग्रियाँ वो कहलाती हैं। इनमें जो आते हैं लाइटनिंग अरेस्टर आते हैं, स्विच गियर आते हैं, ये सब ऑक्सिलरी डिवाइसेस में आते हैं। अब जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब होता है तड़ित चालक। चालक का मतलब आप सब लोग जानते हैं। तड़ित का मतलब होता है, लाइटनिंग का मतलब होता है आकाशीय बिजली। इसमें अरेस्टर का मतलब होता है तड़ित परिग्राही या चालक परिग्राही होता है। अरेस्टर जो होते हैं परिग्राही, मतलब उस चीज़ को ले जाकर किसी भी चीज़ में ग्राउंडेड कर देना। अब क्या होता है कि जो लाइटनिंग उत्पन्न कैसे होती है, जब लाइटनिंग उत्पन्न होगी उसके बाद क्या होगा, उसमें से अरेस्टर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उन चीज़ों की सुरक्षा करते हैं। तो आकाश में विचरित बादलों में जब किसी पर्वत से होकर गुजरते हैं तो उन पर्वतों के आसपास क्या होता है, घर्षण के कारण उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब वो बादल आवेशित हो जाते हैं तो उनके जो निचले सिरे होते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव सिरे पॉजिटिव धनायन आ जाता है, और ऊपरी सिरा जो होता है वो निगेटिव सिरा आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जब वायु के प्रवाह के साथ बादल एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं तो उनमें इन क्रियाओं में बादलों के विपरीत स्वभाव वाले आवेशों को आकर्षण कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव को आकर्षित कर लेते हैं। ये आवेश क्या होते हैं, आकर्षण होता है। परिणाम स्वरूप आकाश के तीव्र प्रकाश के गड़गड़ाहट के साथ क्या होता है, इनमें डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे बादलों का गरजना, बिजली गिरना, ये क्या होते हैं, उन आवेशों जो आवेश एकत्रित हुए हैं घर्षण के कारण उनको डिस्चार्ज करने की प्रोसेस में आता है। तो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करने लगते हैं। तो ये जो तड़ी चालक होते हैं। फिर बादलों के आवेश को विसर्जन करने के लिए तैयार किया गया निम्न प्रतिरोध वाला मार्ग तड़ित चालक कहलाता है। मतलब जिसमें जो लाइटनिंग कंडक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, जिसमें से हम इसका जो प्रतिरोध होगा निम्न होगा, ये निम्न प्रतिरोध वाला होगा और इसी आसानी से क्या हो सके, डिस्चार्ज हो सके। तड़ित चालक बादलों के आवेश को अपने निम्न प्रतिरोध पृथ्वी में पहुंचाकर भवन, चिमनियाँ और विद्युत जो टावर लाइनें होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं कि ये एक पावर सर्किट गई है, हमने एक यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया है जो क्या करेगा, सीधे अर्थ से ग्राउंडेड है। जैसे इसमें लाइटनिंग होती है तो ये क्या होता है, एयर स्पार्क गैप, यहाँ से लाइटनिंग इस पर जब ऐसे ही हुई ये स्पार्क पैदा करेगा और स्पार्क पैदा होने से ये नीचे आता है। इसमें लगभग 1 किलो एम्पियर या 1 लाख एम्पियर की धारा तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग होती है उसका करंट 1 लाख एम्पियर तक का होता है। तो जो लाइटनिंग जब होती है तो उसमें से क्या होगा, स्पार्क पैदा होगा। स्पार्क पैदा होने से जो ये अरेस्टर जो लगा है इसके अकॉर्डिंग जाते हुए क्या हो जाएगा, इसमें अर्थ में चला जाए। ये लो रेजिस्टेंस वाला क्या होता है, एक लीनियर रेजिस्टेंस प्रयोग करते हैं जो कि निम्न प्रतिरोध वाला होता है, वो अर्थ से संयोजित कर देते हैं। जो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे टावर हो गए, ऊंचे ऊंचे टावर हो गए उनमें, और भवन में या सबसे ऊंची बिल्डिंगें हो गए उनमें विद्युत लाइनों में को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो कुछ टाइप के होते हैं। पहला होता है हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, दूसरा होता है ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरेस्टर, तीसरा होता है पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर और थायरिस्टर टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। जो हॉर्न गैप होता है ये क्या होता है कि गाय की सींग के जैसे होता है। इसमें क्या होता है, दो समानांतर चालकों को एक साथ संयोजित दो समानांतर चालकों को लगाया जाता है। ये हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें यह दो समानांतर चालकों से बनाया जाता है तड़ित चालक है, जो कि मवेशियों की सींग होती है। सींग आप लोग जानते होंगे, सिर के ऊपर जो दो निकले हुए होते हैं वो सींग होती हैं, उसकी भांति दिखता है, इसलिए इसका नाम हॉर्न गैप परिग्राही रखा गया है।
तड़ित परिग्राही के बीच में एयर गैप वोल्टेज के अनुसार रखा जाता है। मतलब अगर जितने अधिक वोल्टेज होगा उतने ही ज़्यादा उसमें गैप रखेंगे। जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें हमारे ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा है। इसकी सुरक्षा के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया। जब लाइटनिंग होती है तो इसमें क्या होगा, जब जैसे ही लाइटनिंग होने स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, ये इधर से जाते हुए जो लाइट होगी ये करंट इसमें जाएगी और इसमें क्या जो गैप होगा हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो जैसे अगर हमारा 440 वोल्ट है तो हम 1.6 mm का, अगर 75 kVA 10 mm 11 kVA तो 15 mm का गैप एयर गैप रखते हैं। तो जैसे ही एक एयर गैप होगा तो इससे क्या होगा, एयर गैप का स्पार्क इसमें आएगा। स्पार्क होने से क्या होगा कि ये एक लो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक अर्थ में जाता है। जब जैसे ही अर्थ पर पहुंच जाता, ये अर्थिंग से कनेक्टेड वायर होता है, ये जो पोल होगा ये अर्थ से कनेक्टेड होगा और ये जाके पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ले जाके ग्राउंडेड कर देता है। ऐसा करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जो हमारे ये मशीन होती हैं ये 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करती हैं और जो वोल्टेज होता है लाइटनिंग के समय जो हमारा वोल्टेज होता है वो उसमें 20% की जब वृद्धि हो जाती है। अगर सामान्य वोल्टेज हम इसमें क्या कर रहे हैं 11 kV डाल रहे हैं तो इसका 20% क्या हो जाएगा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें कितने kVA बढ़ जाएगी, लगभग 120 kVA हो जाएगी, वो 220 kVA की हो जाएगी। तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो लाइनें होती हैं उन बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान भी कई गुना अधिक तक बढ़ जाता है। जो हमारी मशीनें ये 50 हर्ट्ज पर काम कर रही हैं, अगर कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारी मशीनें हैं वो जल सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा होता है ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरेस्टर। जो ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरेस्टर होता है, इस प्रकार के तड़ित चालक में एक विशेष प्रकार के डिस्क का प्रयोग किया जाता है जिसमें डिस्क जो होती है 300 वोल्टेज तक कार्य करने के लिए बनाई जाती है। इसके अधिक वोल्टेज पर अगर हमें काम कराना है तो हमें कई डिस्कों को एक साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये डिस्क टाइप की लाइटनिंग अरेस्टर होती हैं, ये अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज के लिए काम कराना है तो ये क्या करें, धीरे धीरे इन डिस्कों को बढ़ाते चले जाते हैं। इन डिस्कों के जो ऊपरी सिरे होते हैं इनको हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इनमें क्या होता है, एक हम लेड पेरोक्साइड का जो चूर्ण भर दिया जाता है जो डिस्कों के आंतरिक सतह में लेड पेरोक्साइड की परत बना देता है। और जो इस प्रकार की तैयार की गई अनेक डिस्क विद्युत लाइन की वोल्टेज को के अनुसार हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है जब डिस्क की संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। और जब जैसे डिस्क क्या होता है, अब ये काम कैसे करता है, विद्युत लाइन जैसे आवेशित करता है तो इनमें क्या होता है, ये डिस्क क्या होती है, पहले तो इंसुलेटर की तरह का जो ये डिस्क होती है इसमें क्या वार्निश कोटिंग की जाती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये कि वार्निश पिघल जाएगी और एक कंडक्टर लेड पेरोक्साइड के चूर्ण को एक्टिवेट करे, मतलब इसके होते हुए क्या करेगी, ये जो डिस्क होगी इसको अर्थ से जब करेगा वो अर्थिंग में चली जाती है, विसर्जन होने का मार्ग मिल जाता है। विसर्जन के पश्चात जो डिस्क सामान्य अवस्था में लौट आता है, जैसे ही लाइटनिंग का प्रभाव खत्म होगा वो सामान्य अवस्था में लौट आती हैं। फिर जो डिस्क होती हैं ये 220 kVA तक की वोल्टेज पर काम करने के लिए होते हैं। तो डिस्क टाइप के इंसुलेटर जो होते हैं 220 kVA तक का प्रयोग करेंगे। फिर जो हमारा होता है पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है, एक होता है पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर में यह ऑक्साइड फिल्म तड़ित परिग्राही के ही परिवर्तित रूप है। इसमें एक चीनी मिट्टी से बनी एक लगभग 6.5 सेंटीमीटर की आंतरिक व्यास की नली होती है जिसमें लेड पेरोक्साइड की इतने व्यास वाली गोलियां भर दी जाती है। जैसे ये गोलियां हैं इनमें भर देते हैं। इन गोलियों को लिथाज नामक धातु के छिद्र कर परत चढ़ाई जाती है। नालियों पर लंबाई जो वोल्टेज के अनुसार ही रखी जाती है। इसकी जो लंबाई होगी 1.25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये जो डायग्राम में ये जो लेड पेरोक्साइड के कोटिंग की जाती है और पोर्सलिन का ये पूरा बना होता है चीनी मिट्टी का, ये लिथाज नामक की जो धातु के गोले होते हैं उनको क्या करते हैं, इनमें भर दिया जाता है।
गोलियां बना बना के भर दिया जाता है जो लेड पेरोक्साइड की होती हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इसमें ओवर, पहले तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, जैसे ही इसमें क्या होंगे सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, ओवरहेड लाइन में लाइटनिंग होगी, ये क्या होगा एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये कंडक्टर क्या होगा जो होगा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कंडक्टर की तरह बिहेव करें वो लाइटनिंग क्या हो जाएगी, अर्थ से संयोजित हो। जब लाइन पर त्वरित के आवेश के कारण लाइन वोल्टेज में क्या होता है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो लेड पेरोक्साइड की गोलियों से होकर आवेश विसर्जन मार्ग को स्थापित होता है। इसे त्वरित चालक का उपयोग जो होता है हम 66 kVA तक की लाइनों के लिए किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। यह लाइटनिंग अरेस्टर संरचना में पैलेट प्रकार की लाइटनिंग चालक के समान होता है। इसमें चीनी मिट्टी से बनी नालियों पेरोक्साइड की गोलियों के स्थान पर अकार्बनिक पदार्थ का मिश्रण से बनी डिस्क रखी जाती है। ये जो अकार्बनिक पदार्थ की डिस्क होंगी उनको रख दिया जाता है। ये डिस्क सामान्य वोल्टेज पर अचालक की भांति कार्य करते हैं और वोल्टेज में 20% वृद्धि हो जाने के कारण अरेस्टर बन जाते हैं। मतलब जैसे ही वो 20% की वृद्धि होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट आने पर वो क्या करेंगे, तो वो अरेस्टर की तरह काम करने लगे और जैसे ही लाइटनिंग होगी वो डायरेक्ट ले जाके ग्राउंडेड करा देते हैं। फिर जो हमारा उपयोग, इसका उपयोग हम 220 kVA तक किया जाता है। इसे थायराइड नामक तत्व इसमें उपस्थित होता है, इसलिए थायराइड जो होते हैं अकार्बनिक मिश्रण के थायराइड नामक युक्त जो होते हैं नामक तत्व वो इसमें भरे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, थायरिस्टर टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर कहलाता है। फिर जो हमारे अब बिजली चमकने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो हमारे बिजली चमकने से हमारे जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी चमक रही, आवेश विद्युत आवेश क्या होता है वो पृथ्वी में समाने का कोशिश करता है, जब मतलब डिस्चार्ज होने की प्रोसेस को दिखाता है। इसमें क्या होता है, हम 10 किलो एम्पेयर से 90 किलो एम्पेयर तक की जो उच्च एम्पेयर की धारा उसमें से जनरेट होती है वो क्या कर सकती है, किसी भी इक्विपमेंट को जला सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें सेफ्टी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ग्राउंडेड कर देते हैं या लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करने लगते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्विच गियर। स्विच गियर विद्युत उत्पादन केंद्रों में ग्रिड स्टेशन तथा विद्युत वितरण उपकेंद्रों में पर विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर आदि विद्युत के प्रवाह को चालू व बंद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले युक्त स्विच गियर कहलाते हैं। विद्युत उपकेंद्रों में इनका उपयोग स्विच नियंत्रण एवं रक्षण के लिए किया जाता है। अब स्विच गियर होते क्या हैं, जो हमारे स्विच गियर होते हैं मतलब जिसे स्विच यार्ड भी बोला जाता है, स्विच यार्ड जहाँ हमें विद्युत उत्पादन केंद्र हो गया, हमें वहाँ जाके चालू ना करना पड़े और हम यहीं से बैठे बैठे जो हमारे स्विच गियर कंट्रोल रूम होता है वहाँ से बैठे बैठे ही हम सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते रहें और कोई भी हमें मैनुअली नहीं, बस वहाँ स्विच ऑन करना है, वो ऑलरेडी काम करता रहता है। अब जो ये फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इन फंक्शन जो कार्य करने स्विच कैसे काम करता है, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है पहला तो, और दोष होने पर वह स्वतः ही दोष भाग को क्या करते रहता है, हटा देता है। लघु परिपथ में क्या होता है, समय जो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ की सुरक्षा प्रदान करता है और लोड वितरक निरीक्षण का रखरखाव करता है। इतनी चीज़ें यहाँ पास ये जो हमारा स्विच गियर होता है वो करता है। पहला तो सुरक्षा उत्पन्न करता है, दूसरा दोष होने पर स्वतः ही ऑफ उस स्विच को क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर जो होता है जो हमारी डिफिनेशन ऑफ आर्क है, अब ये आर्क कहाँ से उत्पन्न होती है, क्या होती है, तो आर्क जो होती है, तो जो हमारी आर्क होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत जो आर्क होती है विद्युत इलेक्ट्रोड के मध्य हवा में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन का विसर्जन है। इसका स्वरूप गुण ज्वाला जो होता है, स्वरूप व गुण ज्वाला के समान होता है।
जो हमारी क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में गैप है। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हैं। अब यहाँ पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे, तो इनको क्या होता है, ये यहाँ पास एयर होगी, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इनके गैप की दूरी कम होने पर ये इलेक्ट्रॉन या इधर जाने का प्रयास करेंगे इस प्लेट पर, तो फिर क्या होगा, जैसे वायु के साथ घर्षण होगा, वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रकाश और स्पार्क पैदा करने लगते हैं या आर्क पैदा करने लगते हैं। तो इन्हीं की मत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को विसर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो जैसे ही डिस्चार्ज होंगे तो इसमें क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगा। ये क्या करता है, अग्नि उत्पन्न कर सकता है। तो अग्नि उत्पन्न कर सकता है। जो विद्युत आर्क होती है वो ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज पर उत्पन्न हो सकते हैं। यह 10 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक की धारा और 25 से 20 वोल्टेज तक ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो डीसी अप्लायंसेस हैं उनमें जो डीसी पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा होती है, उसमें आर्क ज़्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें साइंस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें करंट का मान कभी भी कम नहीं होता, समय के अकॉर्डिंग उसका करंट का मान बढ़ता रहता है। जबकि एसी में कम आर्क उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारी जो सप्लाई होती है एक कंडीशन पर जीरो हो जाती है, जबकि डीसी सप्लाई में, ये डीसी का डायग्राम है, ये एसी का डायग्राम है, इसमें कभी भी जीरो नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतने ज़्यादा स्पार्क पैदा कर, और जितने ज़्यादा वोल्टेज होगा उतने कम स्पार्क पैदा होता है। अब ये प्रोडक्शन मतलब आर्क का उत्पादन कैसे किया जाता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे ही हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस चालक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पर आने लगते हैं एयर गैप के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। इन कारखंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य रिक्त गैप जो होता है यहाँ से 1 mm से 10 mm तक होता है। यहाँ तक जो होगा जब आर्क उत्पन्न किया जाता है, इसके मध्य क्या होता है, विभव जो उच्च विभव के कारण जो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं। ये अब कंडक्टर हो गए, इससे क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे तो वो आयनीकृत हो जाने लगते हैं या वायु के साथ घर्षण करने लगते हैं। जैसे ही घर्षण होगा तो इनमें क्या होगा, आर्क उत्पन्न हो गया। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इसलिए होता है कि विद्युत जो होती है इसके अंदर से होकर प्रवाहित होने लगती है। यदि इसमें वायु के रिक्त स्थान पर प्रतिरोध R है, बहने वाली धारा I है, तो इलेक्ट्रॉन का कालखंड के मध्य की दूरी उत्पन्न करने के लिए इसमें जो फार्मूला लगाया जाता है I²R होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये सिरा गर्म होकर पिघलना होता है, जिससे कालखंड में की ओर बहने लगता है, इधर की ओर बहने लगेगा, और इससे तापक्रम से क्या होगा कि यहाँ से स्पार्क पैदा होने लगता है। क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही तो यहाँ गैप होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं हो पाती। तो वही इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जब वहाँ तक फ्लो होगी तो फिर जाके उसमें जैसे इसमें इलेक्ट्रोड से आएगी तो वो वहाँ से फ्लो होती है और वहाँ जाके एकदम से आर्क उत्पन्न करने लगती है। फिर जो हमारा टॉपिक है क्वंचिंग होती क्या है। क्वैचिंग एक ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम शीतलन के उच्च तापक्रम शीतलन को एक उच्च तापमान की धातु को शीघ्रता से ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है, पर लाया जाता है। ये क्वंचिंग क्या होती है, तरल पदार्थ हो गए, और तरल पदार्थ हो सकते हैं, या तो तरल हो सकता है या बहुलक हो सकता है, वायु हो सकता है, कुछ भी चीज़ होगा उसे शीघ्रता से ठंड करने के लिए जो माध्यम प्रयोग करते हैं उसे क्वैंचिंग कहते हैं। तो अगर हम क्वैंचिंग में क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ को सीधा मतलब ऐसे उसमें तरल होगा तो ऐसे नहीं डूबोगे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, बीच के बाहर लूमिंग करेगा और वो क्या हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। शीघ्रता से ठंडा होने भंगुर भी हो सकता है, जो चीज़ होती है तो भंगुर हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि उसको टेढ़ा भी हो सकता है, जिससे भंगुरता क्या है, जल्दी टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को ऐसे एंटर कराते हैं और ऐसे ऊपर की ओर खींच लेते हैं। ये ठंडा करने की प्रक्रिया है। फिर जो हमारे क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें वो देखते हैं। पहला तो दो लाइनों के बीच में जो खंभे होते हैं उनमें प्रयुक्त दूरी रखनी चाहिए। फिर दूसरा है लाइनों के मध्य क्रॉस आर्म लगाना चाहिए।
फिर तीसरा है कि समय समय पर जो इंसुलेटर उनको देखभाल करती रहनी चाहिए और टूटी हुई फूटी चीज़ों को बदल देना चाहिए। फिर रेलवे और नदी और जो सड़क है उनके यहाँ पर क्या करें, क्रॉस आर्म का और गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। हाई ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उच्च केबल वाले, तो उनका अचालक आवरण होना चाहिए ताकि वातावरण पे प्रभाव उसका सहन हो सके। और फिर उच्च तथा अति उच्च वोल्टेज वाली सिरों पर लाइन की भवन और छत की ऊंचाई भारतीय नियम के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। धन्यवाद।